गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको सारे नोट्स, वीडियोस, बुक्स वगैरह मिल गई होंगी। बेसिकली थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा नाम पुनीत है। एमबीए का क्लासेस लेता हूँ। 2006 से पढ़ा रहा हूँ। 20 इयर्स का मेरे को एक्सपीरियंस है। वीजू, पूर्णिमा, जेईसीआरसी, आर्या, आईएलएम, आईआरएम, आईपीएस बिजनेस स्कूल, सब में मैं जा रहा हूँ और एज अ गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहा हूँ। और इवनिंग में मेरा क्लासेस चलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे क्लासेस चलता है। उसके अलावा एक टॉप कॉलेज है एमबीए का, आईएम अहमदाबाद, वहां मैं बच्चों को हर साल लेके जाता हूँ। मुंबई में एआई यूनिवर्सल, यहाँ पे गेस्ट पढ़ा रहा हूँ मैं। जेईसीआरसी में पढ़ा रहा हूँ, आर्या कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। इन कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, राइटर भी हूँ। 2008 से मैंने बुक्स वगैरह लिखना स्टार्ट कर दिया था। यूट्यूब पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर सब कुछ मिल जाएंगे। बस एक छोटा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप लोगों से करना था। एमबीए आप कहीं से भी करें, थोड़ा सा मेरे से आप डिस्कस करके अगर आप एमबीए ज्वाइन करते हैं तो आप थोड़ा सेफर मोड में रहेंगे। उसका रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि मेरे को जो एक्सपीरियंस है ना 20 इयर्स का, एमबीए में प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, कॉलेजेस कैसे पढ़ाते हैं, क्या उनका प्लेसमेंट स्ट्रक्चर है, क्या इंटरनल एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है, मेन चीज अंदर क्या चल रहा है उनके। क्योंकि मैं तो रेगुलर कॉलेजेस में जा रहा हूँ तो मेरे को पता है कौन से कॉलेज में क्या चल रहा है। तो आप मेरे से थोड़ा सा एडवाइस लेके अगर आप एडमिशन लेते हैं तो थोड़ा सा सेफर जोन में रहेंगे। बाकी आपके डिस्टेंस के ऑनलाइन के एडमिशन, मणिपाल हो गया, एमएटी हो गया, ज्ञान विहार हो गया, तो यहाँ भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप अगर एडमिशन लेते हैं तो प्लीज मेरे से कंसल्ट करना। हो सकता है कि मैं आपको एक बेस्ट कॉलेज बता पाऊं और एक सेफर जोन में लेके जा पाऊं। क्योंकि एडमिशन लेने के बाद बच्चों को लगता है कि यार गलत जगह चले गए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मेरा नंबर आपके पास है। साथ के साथ अगर आपको कोई और क्वेरी चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप करें या कॉल कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। किसी भी कामयाब कंपनी के पीछे क्या होता है? बेहतरीन प्रोडक्ट, जबरदस्त मार्केटिंग। हाँ, ये सब जरूरी है, लेकिन एक चीज है जो इन सब से ज्यादा जरूरी है और अक्सर पर्दे के पीछे रहती है उस कंपनी के लोग। और उससे भी जरूरी सवाल कि एक कंपनी अपने लोगों को बेहतर बनाती कैसे है। हमारे पास जो जानकारी है वो इसी अदृश्य बनावट के बारे में है, जिसे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट या एचआरडी कहते हैं। आज हम इसी की परतें खोलने वाले हैं, ये समझने के लिए कि वो कौन से तरीके हैं जो एक कर्मचारी को एक औसत परफॉर्मर से एक फ्यूचर लीडर में बदलते हैं। बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है कि एचआरडी सिर्फ साल में एक बार होने वाला अप्रेजल या कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है। ये एक पूरा इकोसिस्टम है, एक सिस्टम है जिसमें कई टूल्स और मतलब प्रोसेस शामिल हैं। इसका मकसद सिर्फ कर्मचारी की आज की परफॉर्मेंस सुधारना नहीं, बल्कि उनकी कल की पोटेंशियल को अनलॉक करना है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब ये सिस्टम सही से काम करता है तो ये एक विन विन सिचुएशन बनाता है, जहां कर्मचारी और संगठन दोनों एक साथ तरक्की करते हैं। तो चलिए इस इकोसिस्टम के सबसे जाने पहचाने हिस्से से शुरू करते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल। सच कहूं तो ज्यादातर लोगों के लिए ये शब्द सुनते ही थोड़ा तनाव होता है। वो साल की एक मीटिंग जहां मैनेजर आपको बताता है कि आपने क्या सही किया और क्या गलत। क्या इसका मकसद सिर्फ इतना ही है? ये एक बहुत आम धारणा है, लेकिन एक अच्छा अप्रेजल सिस्टम इससे कहीं ज्यादा है। इसे एक रिपोर्ट कार्ड की तरह नहीं, बल्कि एक जीपीएस की तरह देखना चाहिए। जीपीएस? हाँ, इसका काम सिर्फ ये बताना नहीं है कि आप कहाँ पहुंचे, बल्कि ये भी दिखाना है कि आप अभी कहाँ हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको कौन सा रास्ता लेना चाहिए। ये एक व्यवस्थित तरीका है जिसमें आपकी ताकत, आपकी कमजोरियों और आपके कंट्रीब्यूशन का मूल्यांकन होता है। इसका मकसद सजा देना नहीं, बल्कि सुधार के लिए एक साफ तस्वीर देना है। लेकिन इसमें एक पक्षपात का पहलू भी तो होता है। अगर मैनेजर के साथ आपके रिश्ते अच्छे नहीं हैं, तो अप्रेजल पर असर पड़ सकता है। इसे और ज्यादा ऑब्जेक्टिव या निष्पक्ष बनाने के लिए क्या तरीके हैं? आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है, और इसी समस्या को हल करने के लिए 360 डिग्री फीडबैक जैसे आधुनिक तरीके अपनाए जाते हैं। अच्छा, 360 डिग्री फीडबैक। हाँ, इसमें सिर्फ आपका मैनेजर ही नहीं, बल्कि आपके साथ काम करने वाले सहकर्मी, मतलब पीयर्स, आपके नीचे काम करने वाले और कभी-कभी दूसरे विभागों के लोग भी आपको रेट करते हैं। इससे एक ज्यादा संतुलित और व्यापक तस्वीर सामने आती है। लेकिन यहाँ एक चेतावनी है। चेतावनी? वो क्या है? 360 डिग्री फीडबैक सिर्फ एक टूल है, कोई जादू की छड़ी नहीं। ये तभी काम करता है जब कंपनी का कल्चर खुला और भरोसे पर आधारित हो। अगर लोगों को डर होगा कि सच बोलने पर उन्हें निशाना बनाया जाएगा, तो वो कभी भी ईमानदार फीडबैक नहीं देंगे। सही बात है। तो ये टूल एक तरह से कंपनी के कल्चर का लिटमस टेस्ट भी है। जब ये सही से काम करता है तो ये किसी कर्मचारी के ब्लाइंड स्पॉट्स को उजागर कर सकता है, वो कमियां जो उन्हें खुद या उनके मैनेजर को कभी दिखाई नहीं देती। अच्छा, तो
परफॉर्मेंस अप्रेजल एक आईने की तरह है जो दिखाता है कि हमारा पिछला साल कैसा रहा। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात सामने आती है, पोटेंशियल अप्रेजल यानी संभावित क्षमता का मूल्यांकन। ये परफॉर्मेंस अप्रेजल से कैसे अलग है? क्या ये भविष्य देखने जैसा है? एक तरह से हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फर्क है। जैसा आपने कहा, परफॉर्मेंस अप्रेजल आपके अतीत को देखता है कि आपने क्या किया है, जबकि पोटेंशियल अप्रेजल आपके भविष्य को देखता है कि आप क्या कर सकते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है उन कर्मचारियों को पहचानना जिनमें भविष्य में लीडर बनने की क्षमता है। हो सकता है कोई आज अपने काम में बहुत अच्छा हो, लेकिन उसमें टीम संभालने या बड़ी रणनीति बनाने की क्षमता ना हो। वहीं कोई दूसरा शायद आज उतना स्टार परफॉर्मर ना हो, लेकिन उसमें सीखने की ललक, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल और वो लोगों को साथ लेकर चलने की काबिलियत हो। पोटेंशियल अप्रेजल इसी छिपी हुई क्षमता को खोजता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि परफॉर्मेंस अप्रेजल हमारा रिपोर्ट कार्ड है और पोटेंशियल अप्रेजल भविष्य का नक्शा। लेकिन सिर्फ नक्शा होने से क्या होता है, उस रास्ते पर चलने के लिए काबिलियत भी तो चाहिए। यहीं पर शायद ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की भूमिका आती है ना? बिल्कुल सही कनेक्शन बनाया आपने। नक्शा मिल गया, अब गाड़ी चलाना भी तो सीखना होगा। और यहीं पर लोग अक्सर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट को एक ही चीज समझ लेते हैं। हाँ, ये बहुत होता है। ट्रेनिंग का फोकस होता है वर्तमान पर। इसका मकसद है आपके मौजूदा काम से जुड़े कौशल को सुधारना, जैसे किसी सॉफ्टवेयर डेवलपर को एक नई कोडिंग लैंग्वेज सिखाना ताकि वो अपना अभी का प्रोजेक्ट बेहतर तरीके से कर सके। ये बहुत जरूरी है, लेकिन ये सिर्फ कहानी का एक हिस्सा है। तो फिर डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट का दायरा बहुत बड़ा है और इसका फोकस भविष्य पर होता है। ये आपको सिर्फ आपकी आज की नौकरी के लिए नहीं, बल्कि आपके पूरे करियर के लिए तैयार करता है। इसमें सॉफ्ट स्किल्स जैसे कम्युनिकेशन, लीडरशिप, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग या इमोशनल इंटेलिजेंस शामिल होते हैं। अच्छा, सरल शब्दों में कहें तो ट्रेनिंग आपको नौकरी में अच्छा बनाती है और डेवलपमेंट आपको करियर में आगे बढ़ाता है। यही पर कंपनियां अक्सर गलती करती होंगी, है ना? वे ट्रेनिंग पर तो खूब खर्च करती हैं ताकि आज का काम हो जाए, लेकिन डेवलपमेंट में निवेश करना भूल जाती हैं। आपने नब्ज पकड़ ली। और नतीजा ये होता है कि आपके पास ऐसे कर्मचारी होते हैं जो आज के काम में तो माहिर हैं, लेकिन कल के लीडर बनने के लिए तैयार नहीं है। और जब कोई सीनियर पद खाली होता है तो कंपनी को बाहर से किसी को लाना पड़ता है। यही वो गैप है जिसे एक अच्छा एचआरडी सिस्टम भरता है। और इसी से जुड़ी एक और प्रक्रिया है करियर प्लानिंग। ये एक साझा कोशिश है जहां कर्मचारी और संगठन मिलकर उसके करियर का रास्ता तय करते हैं। जब कर्मचारी को पता होता है कि कंपनी में उसकी ग्रोथ का एक साफ रास्ता है, तो उसका भरोसा और मोटिवेशन दोनों बढ़ते हैं। इस ग्रोथ के लिए एक और तरीका जिसका जिक्र है वो है जॉब रोटेशन, मतलब कर्मचारियों को एक डिपार्टमेंट से दूसरे में भेजना। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। अगर कोई मार्केटिंग में अच्छा है तो उसे कुछ समय के लिए सेल्स में क्यों भेजा जाए? ये सुनने में भले ही उल्टा लगे, लेकिन इसके फायदे बहुत गहरे हैं। सोचिए एक फाइनेंस एनालिस्ट को 6 महीने के लिए मार्केटिंग टीम में डाल दिया जाए। शुरू में उसे शायद कुछ समझ ना आए, लेकिन 6 महीने बाद जब वो वापस फाइनेंस में आएगा तो वो मार्केटिंग के बजट को सिर्फ नंबरों के तौर पर नहीं देखेगा, वो इसके पीछे की रणनीति को समझेगा। बिल्कुल, वो उसका मकसद, उसकी चुनौतियों को समझेगा। इससे उसका फैसला लेने का नजरिया 360 डिग्री हो जाता है। उसे पूरे संगठन की एक बड़ी तस्वीर दिखाई देने लगती है। साथ ही ये एक ही तरह के काम से होने वाली बोरियत को भी तोड़ता है और कर्मचारी को भविष्य की बड़ी भूमिकाओं के लिए तैयार करता है, जहां उसे कई विभागों को समझना होता है। ठीक है, तो अब तक हमने मूल्यांकन यानी मिरर, भविष्य की योजना यानी मैप और कौशल विकास यानी टूल किट पर बात की। लेकिन इन सब के बावजूद क्या ये काफी है? अगर किसी को लगता है कि उसकी बात सुनी ही नहीं जाती या वो सिर्फ एक मशीन का पुर्जा है, तो ये सारे तरीके बेकार हो सकते हैं। हमारे स्रोत कर्मचारियों के जुड़ाव यानी एंगेजमेंट पर भी जोर देते हैं। हाँ, और ये बहुत ही नाजुक लेकिन सबसे जरूरी हिस्सा है। आप किसी को कितनी भी ट्रेनिंग दे दें, अगर वो दिल से कंपनी से जुड़ा हुआ महसूस नहीं करता तो वो अपना 100% कभी नहीं देगा। इसके लिए एक तरीका है एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन एंड एम्पावरमेंट। इसका मतलब है कर्मचारियों को सिर्फ काम सौंपना नहीं, बल्कि काम से जुड़े फैसलों में उनकी राय लेना। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या असल में कंपनियां इसे गंभीरता से लेती हैं? कई बार तो ये सिर्फ एक खाना पूर्ति बन के रह जाता है, जहां सुझाव तो लिए जाते हैं पर उन पर कभी अमल नहीं होता। आपका संदेह जायज है और कई जगह ऐसा होता भी है, लेकिन जहां इसे सही भावना से लागू किया जाता है वहां इसके नतीजे कमाल के होते हैं। जैसे क्वालिटी सर्कल,
जहां कर्मचारी खुद छोटे-छोटे ग्रुप बनाकर काम की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के तरीके खोजते हैं। या फिर सुझाव योजनाएं, जहां किसी अच्छे आइडिया के लिए कर्मचारी को इनाम दिया जाता है। जब लोगों को लगता है कि उनकी आवाज सुनी जा रही है और उनके आइडिया से कंपनी में बदलाव आ रहा है, तो उनमें अपनेपन की भावना, मतलब सेंस ऑफ ओनरशिप आती है। वे सिर्फ एक कर्मचारी नहीं रहते, बल्कि संगठन की सफलता में भागीदार बन जाते हैं। और इसी जुड़ाव से जुड़ा है फीडबैक और काउंसलिंग। ये सिर्फ साल के अंत में होने वाले अप्रेजल वाले फीडबैक से अलग है ना? बिल्कुल अलग। उसे एक औपचारिक प्रक्रिया समझिए और इसे एक सतत संवाद। एक अच्छा मैनेजर अपने टीम मेंबर को फीडबैक के लिए साल के अंत का इंतजार नहीं करता। वो लगातार छोटी छोटी बातों पर गाइड करता है। और काउंसलिंग का दायरा तो और भी बड़ा है। इसमें सिर्फ प्रदर्शन पर बात नहीं होती, बल्कि अगर कोई कर्मचारी काम के तनाव से गुजर रहा है, अपने करियर को लेकर उलझन में है, या उसकी पर्सनल लाइफ का असर काम पर पड़ रहा है, तो एक अच्छा मैनेजर या एचआर उसे सुनकर सही सलाह देता है। इसका मकसद सिर्फ परफॉर्मेंस सुधारना नहीं, बल्कि कर्मचारी का मनोबल बढ़ाना और एक भरोसे का रिश्ता बनाना है। तो हमने अब तक कई अलग अलग हिस्सों को देखा, अप्रेजल, ट्रेनिंग, करियर प्लानिंग, जॉब रोटेशन, भागीदारी, फीडबैक। ये सब मिलकर एक बड़ी तस्वीर कैसे बनाते हैं? स्रोत में एक शब्द का जिक्र है, संगठनात्मक विकास या ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, ओडी। क्या ये इन सब का एक मिला जुला रूप है? आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अब तक हमने जिन तरीकों की बात की, वो ज्यादातर एक पेड़ के पत्तों, टहनियों या जड़ों को ठीक करने जैसे थे। मतलब व्यक्ति या छोटे समूहों पर केंद्रित थे। संगठनात्मक विकास यानी ओडी पूरे जंगल के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने जैसा है। अच्छा। ये कोई एक टूल नहीं, बल्कि एक पूरी फिलॉसफी है। ये पूरे संगठन की प्रभावशीलता, संस्कृति और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए किया गया एक योजनाबद्ध लंबे समय का प्रयास है। क्या आप इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। मान लीजिए एक कंपनी में सेल्स और मार्केटिंग टीमों के बीच हमेशा झगड़ा रहता है। हाँ। आप दोनों टीमों के लोगों को अलग अलग ट्रेनिंग दे सकते हैं, लेकिन शायद समस्या हल ना हो। ओडी का नजरिया ये होगा कि समस्या लोगों में नहीं, सिस्टम में है। सिस्टम में है? हाँ, तो एक ओडी एक्सपर्ट शायद दोनों टीमों के साथ मिलकर वर्कशॉप करेगा, कम्युनिकेशन के नए तरीके बनाएगा और शायद दोनों के लक्ष्यों को इस तरह से जोड़ेगा कि वे एक दूसरे के खिलाफ नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ काम करने के लिए मजबूर हों। तो ओडी का लक्ष्य सिर्फ व्यक्तियों को बदलना नहीं, बल्कि पूरे संगठन के काम करने के तरीके, उसकी संरचना और उसकी संस्कृति को बदलना है। ये इन सभी छोटे छोटे प्रयासों को एक बड़ी रणनीति में पिरोने का काम करता है। तो इन सभी तरीकों का निचोड़ क्या है? हमने प्रदर्शन मूल्यांकन से लेकर संगठनात्मक विकास तक की यात्रा की है। अगर किसी को ये समझना हो कि इन सब का असली मकसद क्या है, तो हम क्या कहेंगे? इन सभी तंत्रों का अंतिम लक्ष्य दोहरा है और यही इसकी खूबसूरती है। कर्मचारियों के लिए इसका मतलब है अपने कौशल में लगातार सुधार, करियर में तरक्की के साफ मौके और काम से संतुष्टि। जब उन्हें सीखने और आगे बढ़ने के मौके मिलते हैं, तो वो अपने काम में ज्यादा खुश और प्रेरित महसूस करते हैं। वो सिर्फ एक नौकरी नहीं कर रहे होते, बल्कि अपना करियर बना रहे होते हैं। और जाहिर है, जब कर्मचारी खुश और कुशल होंगे, तो कंपनी को भी फायदा होगा। बिल्कुल। संगठन के लिए इसका मतलब है बेहतर उत्पादकता, मतलब प्रोडक्टिविटी, क्योंकि आपके कर्मचारी ज्यादा कुशल हैं। कम कर्मचारी टर्नओवर यानी एट्रिशन, क्योंकि लोग ऐसी कंपनी को छोड़कर नहीं जाना चाहते जो उनकी ग्रोथ में निवेश करती है। और बाजार में एक मजबूत प्रतिस्पर्धी बढ़त, अ कंपेटिटिव एडवांटेज, क्योंकि आपके पास एक ऐसी टीम है जो लगातार सीख रही है, अडेप्टेबल है और किसी भी चुनौती के लिए तैयार है। जैसा मैंने शुरू में कहा था, ये एक सच्ची विन विन सिचुएशन है। यानी ये सिर्फ एक एचआर डिपार्टमेंट का काम नहीं, बल्कि मैनेजमेंट की एक सोची समझी रणनीति है। एक ऐसा निवेश जिसका रिटर्न कर्मचारी और कंपनी दोनों को मिलता है। बिल्कुल। और जाते जाते एक विचार सबके लिए छोड़ना चाहूंगा। आज जब टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन नौकरियों के स्वरूप को तेजी से बदल रहे हैं, तो ये सोचने वाली बात है कि भविष्य में ये एचआरडी तरीके कैसे विकसित होंगे। बहुत जरूरी सवाल है। जब मशीनें रूटीन काम करने लगेंगी, तो हमें इंसानों को किन चीजों के लिए डेवलप करना होगा? क्या हमें लोगों को और ज्यादा तकनीकी स्किल सिखाने पर ध्यान देना होगा, या फिर रचनात्मकता, क्रिटिकल थिंकिंग और भावनात्मक समझ जैसे उन मानवीय गुणों पर जो मशीनें नहीं कर सकती? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर हर संगठन को आज से ही सोचना शुरू कर देना चाहिए।